सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। आप सभी को गुड फ्राइडे की ढेर सारी बधाई। जो लोग आज अपने घरों पे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। बाकी सभी जो स्कूल में हैं, जिनको नहीं बख्शा गया है आज, उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि इतना मेहनत करिए कि अगली बार गुड फ्राइडे जो है आप सरकारी नौकरी में मनाएं, अब भी अपने घर पे। इतना तय है कि जो इस बार की तैयारी है, ये तैयारी हमें उसी दिशा में लेके जा रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर आप सभी को कुछ चीज़ों के लिए आगाह करना चाहूँगा, और वही है कि कहा जाता है कि हम आपके लिए जान लगा दें, जान लड़ा दें, लेकिन आप अगर हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप सभी से सिर्फ एक बात यही कहना है कि प्लीज और प्लीज, हम आपको इतना सब कुछ देने और समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, न अपनी तरफ से टाइम बर्बाद करना है कहीं से भी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप ध्यान दें तो आपको हम खुद इतना टास्क दे रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। अब अगर आप मेरे टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम कहीं और बेकार कर रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत दिक्कत का सबक हो सकता है। इस बात को ध्यान दें। आप सभी को मैंने 3 चीजें कही है डेली बेसिस पे पूरा करने की। मैं फिर ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि आपकी सफलता में सुनिश्चित करूँ। आप हमसे जुड़े हुए हैं और कैसे आप 100% सफल हो। मेरा प्रश्न है, और अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ डायरेक्ट बोल के जवाब दे सकते हैं, बिना किसी यस या नो में ही जवाब देना है। आप में से क्या हर एक बंदा वोकैबुलरी डेली कम से कम आधा घंटा पढ़ रहा है? यस सर। मुझे डेली जी सर। आधा घंटा आपकी वोकैबुलरी जी चाहिए, सर। कम से कम आधा घंटा मैक्सिमम। यदि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सर इस इतना समय आधा घंटा ही पढ़ पा रहे हैं सर। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय हम आपको लिटरेचर से ज्यादा काम दे रहे हैं, तो इसलिए आप आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा एकदम जरूरी है। कम से कम आधा घंटा ग्रामर कर रहे हैं कि नहीं डेली? आप लोग बताइए, यस और नो। डेली। और अगर सिर्फ आधा घंटा कर रहे हैं तो आपको इस आधे घंटे में थ्योरी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ आधे घंटे ही टाइम दे पा रहे हैं तो फिर आधे घंटे में आपको थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। जी प्लीज। सर। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कि आप ग्रामर कर रहे हैं, तो ग्रामर के लिए हमने आप सभी को अगर आप हमारे टच स्टोन बैच में जुड़े हैं तो वहां पे आपको ग्रामर का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 60 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, और इसी तरह वकैब के भी 60 प्रैक्टिस सेट, वो पूरी तरह से ब्लैक बुक पे बेस करके है तो अवेलेबल है। मान लीजिए आप वहां भी नहीं जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, इस बुक में जो है पीछे 447 एक्सरसाइज दिया हुआ है। समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा होता है 447। डेली यदि आप 5 भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो डेली कम से कम 5, थोड़ा सा राजकुमार जी धैर्य रखेंगे क्योंकि ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप डेली 5 प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी फिर ये बहुत दिक्कत की बात है। कम से कम आप कोशिश करिए कि आपके पास आधे घंटे का समय है तो 5 तो आप प्रैक्टिस कर ही डालें। तो मुझे आप बताइए, मिरर ऑफ कॉमन एरर डेली आप कम से कम 2, 3, 4, 5 कुछ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये डेली की जरूरत है आप सभी की। ये नहीं करेंगे आप तो आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। प्रैक्टिस के बिना आप चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लो सब बेकार है। बचपन से थ्योरी आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप थ्योरी करिए, प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस जरूरी नहीं, अगर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक नहीं है तो एसपी बक्सी में पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं हर टॉपिक के बाद बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस दिए हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो ये गड़बड़ी है आपकी, ठीक है? नहीं कर रहे हैं तो कल आप अपने आप को कोसेंगे, कल आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और कल आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से करिए, चाहे आप एसपी बक्सी से करिए, मतलब किसी भी ग्रामर की बुक से आपको पीछे जो एक्सरसाइज दिया रहता है हर चैप्टर के बाद, या एसपी बक्सी में अलग से भी उसने
पूरा कॉमन एरर का बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप वहां से करें। लेकिन ये करना ही है, आपको प्रैक्टिस डेली करना है। अगर आप आधे घंटे के बाद अगर आपके पास समय बचता है, सपोज करिए आपने आधा घंटा प्रैक्टिस कर ली, उसके नियम पढ़ लिए, जो गलतियां हो रही हैं। एसपी बख्शी में क्यों बार बार जोर देता हूं, सॉरी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, क्योंकि मिरर ऑफ कॉमन एरर में सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशन दिया है। यही वो बुक है जहां पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार। तो आप यहां से आप जरूर प्रैक्टिस करें, डेली बाय डेली, कम से कम 3 से 5 एक्सरसाइज ये करना ही है, चाहे जो हो जाए। कम समय बच रहा है तो 3 कर लो, 5 कर लो, करना ही है। वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक बुक से रिलेटेड हमारी टेस्ट है। अगर आप पूरी टच स्टोन की टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं तो ब्लैक बुक का टेस्ट सीरीज हमारा सिर्फ 599 रुपये का है, तो इसे तो ले ही सकते हैं आप। मात्र 600 रुपये का टेस्ट है, आप इसे ले लें और इसे डेली करते रहें। तो वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक का टेस्ट है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, लूसेंट, इन सब के लिए भी हमने टेस्ट बनाया है। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं लिए हैं तो खुद से प्रैक्टिस करिए, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ आपका जो तीसरा सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सेक्शन है आपका एमएच अब्राहम्स। एमएच अब्राहम को डेली बाय डेली आप आधे घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है। अचानक आप नहीं पढ़ोगे और बहुत छोटी छोटी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, तो आप आधा घंटा तो इसको दीजिए ही। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, डेली आधा घंटा वोकैबुलरी, डेली आधा घंटा ग्रामर, डेली आधा घंटा लिटरेरी टर्म्स। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। कल आप हो सकता है सफल हो जाओ तो मेरा नाम मत लो। आप बहुत बार ऐसा होता है ना, कहीं किसी का इंटरव्यू चैनल पे आपको बुला लिया गया, आपने कहा अरे इंटरव्यू देना है, दे देते हैं। पहली बात तो ये देना ही गलत है, हाँ, लेकिन अगर आप देने भी चले गए तो आप हमारा नाम तो लेंगे नहीं, आई नो इट। हाँ, पिछली बार बहुत लोगों ने धोखा ऐसा किया है। तो कम से कम इस बात को मैं अपनी तरफ से अपने मन में एक चीज बना लेना चाहता हूं कि मुझे जो सफल कराना है उसके लिए मैं बार बार वो चीज टोकता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बार बार टोकने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से बार बार कहना कि ये करिए, क्योंकि अगर आप आधे आधे घंटे डेली तीनों सेक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करना बोल रहा हूं, पढ़ने का टाइम इसके बाद है। अगर इससे बाधा समय मिल रहा है तब तो आप, ठीक है, तब तो आप पढ़िए। अगर सिर्फ सपोज करिए आप आज को आधे घंटे मिला तो आधे घंटे में फिर नया कुछ पढ़ना नहीं है। आधे घंटे में जो पहले से पढ़ा है वो प्रैक्टिस करना है। मेरी बात 100% दिमाग में जा रही है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे, सपोज करो कि अब आपको लग रहा है सिर्फ मेरे पास आधा घंटा है, तो आधे घंटे में अब नया नहीं पढ़ना है। समझो मेरी बात को, आपको जो पहले से पढ़ा है उसी को प्रैक्टिस करना है, जो पहले से हाईलाइट कर रखा है, जो पहले से अंडरलाइन कर रखा है, जो पहले से आपको लग रहा है कि हम इसे पढ़ चुके हैं, उसी को प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आधे घंटे के बाद भी आपके पास समय बच रहा है तब कुछ और पढ़ लीजिए, तब कुछ थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को? अगर सपोज करिए एमएच अब्राहम के लिए सिर्फ आपको आधे घंटे मिला तो आप क्या करोगे? सोनेट, एलिजी, बैलेड, ट्रेजेडी, है ना, प्लॉट, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको बार बार जाके उनको रिवाइज करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, ना कि नया कोई टॉपिक पढ़ने बैठ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मेरी बात यदि आप डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैं हर रोज आपको रिमाइंड कराता रह रहा हूँ हर दूसरे दिन, क्योंकि मुझे पता है कि सफलता के लिए शर्तें हैं और हम लोगों ने वो शर्त फॉलो किया है, तब हम आपके सामने हैं और ये बात बोल पा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये करेंगे कि नहीं? यस और नो? कर रहे हैं कि नहीं? मुझे पता आप में से कई लोग नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कोई मान लो, जैसे प्रेमलता जी ने मान लिया कि मैं नहीं कर पा रही। ठीक है जी सर। और भी कोई ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है? अच्छा, सर करते ग्रामर नहीं हो रही, वोकैब और एमएच अब्राहम तो कर पा रहे हैं। नहीं, ग्रामर भी करिए, ग्रामर तो जरूरी है, यही तो गड़बड़ी हो रही है। एक एक्सरसाइज करिए, एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन होते हैं, जी ज्यादा सर। टाइम नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं अगर हमको नहीं टाइम मिला तो 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं भैया। 5 मिनट कैसे नहीं निकाल पाएंगे? 10 मिनट अगर आप 10 मिनट भी निकाल लिए तो मन में कम से कम इस बात का, ये रात में जब सोने जाओगे तो इस बात का लेके गिल्ट तो नहीं होगा कि गुरुजी बोल रहे थे और हम बिल्कुल नहीं पढ़े। 10 मिनट तो पढ़ लो। किसी का एमएच नहीं हो रहा है, किसी का, देखो इतनी बार बोलने के, जबकि मैं पिछले 2 महीने से रोज बोल रहा हूँ, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप में से कोई ऐसा तो नहीं कि जो यूट्यूब वगैरह पे जाके वीडियो देखता है? अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाके वीडियो वगैरह देख रहे हैं
या फिर आप में से कोई ऐसा है जो अपने ही साथियों के बीच में घंटों डिस्कशन करता है, मत करो ये सब। आपको एसके सर के अलावा और किसी से कोई बात करने की इस एग्जाम टाइम में कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो हम टास्क दे रहे हैं उसको फॉलो करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए, ठीक है? क्योंकि हम आपको ऑलरेडी फ्री नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे अलावा टाइम पा जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की इतनी पोएम दिया हूँ। अब वर्ड्सवर्थ की इतनी पोएम के बाद आपके पास कहाँ टाइम है पढ़ने को? अगर इसी को पढ़ने बैठ जाओ तो आपके पास टाइम नहीं है। वोकैबुलरी, ग्रामर और एमएच अब्राहम अलग बोल रखा हूँ आपको पढ़ने के लिए, और अगर आप जीआईसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अलग से दिमाग में टेंशन है, एलटी ग्रेड। तो आपके पास तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है। तो आप हमारे हिसाब से चलना चाहते हैं कि अपने हिसाब से आप सोच लीजिए। अगर आप कहीं यूट्यूब पे बैठ के किसी का वीडियो देख रहे हैं या कहीं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं आपसे अभी बता दे रहा हूं कि मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आप कुछ और भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ताकि मैं आपको अपनी तरफ से रुष्कत कर सकूं और आपका नाम उस लिस्ट से हटा सकूं। फिर आप और ईश्वर के बीच में होगा कि आप कैसे कर रहे हैं, वो कैसे आपको समझ आ रहा है। लेकिन जो मैं बीच में मेरा बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा हूं, मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मेरी बात मान रहे हो। तो इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद है कि कल से मैं आप सभी को देखूंगा कि आप फॉलो कर रहे हैं ईमानदारी से। देखिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरी केवल एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से मेरी बात को मान रही है, एक लड़की, और एक स्टूडेंट में एक लड़का। मतलब लड़के नहीं, सभी लोग बड़े ही हैं, सम्माननीय हैं। तो मुझे गुलाब जी के लिए तालियां मैं आप सभी से चाहता हूं आप बजाएं, इसलिए क्योंकि गुलाब जी लड़कों में एकमात्र ऐसे अभी तक मिले हैं। और दूसरे नंबर में कोई और लड़का है जो मेरी बात अच्छे से मान रहे हैं मेल में, तो एक आनंद जी हैं। दो लोग ऐसे हैं जो एकदम पूरी तरह से फुल्ली फॉलो कर रहे हैं। गुलाब जी ने ज्यादा, इसलिए मैं गुलाब जी को कहूंगा क्योंकि गुलाब जी डेली अपना टिक करके मुझे भेजते हैं। डेली जो पढ़ाई करते हैं, जो मैंने उनको बता दिया कि भैया एक दिन मैंने ऐसा बनाया था या ना बताया था, बहुत डांटा था आप लोग को कि एक टेबल बनाइए, उस टेबल में ये करिए कि आपने आज वोकैबुलरी में क्या पढ़ा, ग्रामर क्या पढ़ा। हाँ, एक टेबल एक बार में बनाना है टेबल, वो पूरे महीने भर का टेबल हो जाएगा, उसमें बस डेट पड़ा रहेगा और आपको उसमें टिक करना है। जब आप वोकैबुलरी पढ़ लें तो टिक कर लें, आपने जो पेज पढ़ा उसको मेंशन कर दिया आपने, ग्रामर पढ़े तो टिक कर लें, ठीक है? जो भी पढ़ रहे हैं वो टिक कर रहे हैं, एमएच अब्राहम पढ़ रहे हैं तो टिक कर रहे हैं। ये आपका डेली का एक आपका खुद का औकात जिसे कहते हैं, आपकी औकात वो टेबल रोज बताएगा और आपको समझाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह से जो है लड़कियों में एक है प्रियंका वर्मा। प्रियंका वर्मा के लिए तालियां चाहिए। प्रियंका वर्मा हमेशा जो है डेली बाय डेली काम कर रही हैं और डेली का वो रिपोर्ट उनका भी वो रेडी है। वो हमेशा जो है टिक करती हैं कि आज उन्होंने ये पढ़ाई की है, आज ये पढ़ाई की है। डेली के जो बॉक्स हैं वो टिक्ड हैं उनके। बाकी लोग को तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, बस हाँ 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 गुरु जी कर रहे हैं, फिर करना अपना ही है, ठीक है? सफलता मैं दिलाता हूँ। हाँ, हजारों लोग को, अब तक जितने लोग को मैंने गाइड किया है, आप लोग तो बहुत लकी हैं कि रोज रोज याद दिला रहा हूँ। मेरे पास तो स्टूडेंट फोन करते थे, सत्यदेव प्रजापति, कीर्ति, सरिता, जो आज टीजीटी पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे विद्यमान हैं, उन लोगों ने हमेशा फोन किया है कि सर मुझे अब बता दीजिए क्या पढ़ना है। यहाँ रोजे बता रहा हूँ, बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी सफलता मेरे लिए बड़ी जरूरी है, इसलिए रोज बता देता हूँ। तो प्लीज इसे फॉलो करिए, रोज करिए जो बताया गया है, ठीक है? चलिए, बाकी आप लोग समझिए, नहीं करेंगे तो आप जाने। हाँ, और ये मान के चलिए कि अगर हम आपके साथ पूरी तरह से हैं तो यू नीड नॉट एनीबडी एल्स, ठीक है? अगर सफल होना है तो आगे बढ़ते हैं। स्कोर नॉट द सोनेट। देखिए, आज के क्लास में हम टोटल 24 वर्क को लेने वाले हैं। इस 24 वर्क में जो है आज बहुत ज्यादा फेमस सोनेट्स नहीं है, फेमस वर्क्स नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 वर्क ही हैं जिन्हें आप फेमस वर्क कह सकते हैं। एक आपका स्कोर नॉट द सोनेट है, ठीक है? उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे जो वर्क आपका फेमस है इसमें, वो आपका है सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। और तीसरा सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, और चौथा है द रेवरी ऑफ अ पुअर स्यूसन। लेकिन इन चारों के बावजूद भी ये चारों भी एग्जामिनेशन के बहुत फेवरेट पोएम्स नहीं है। हाँ, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। इसके
अलावा जितने भी पोएम्स हैं वो आपको सिर्फ इसलिए जानने हैं कि अगर आ जाए तो, ठीक है। और हमने चार चार क्वेश्चन बस लिया है हर पोएम से, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया की समझ हो जाए पोएम में है क्या, कौन से कैरेक्टर्स मेजरली यूज हो रहे हैं, पब्लिकेशन क्या है, कलेक्शन क्या है। आज का पेपर मैंने कल की अपेक्षा आसान बनाया है। कल का पेपर मुझे लगा थोड़ा सा कठिन हो गया है, तो मेरे दिमाग में खुद देखो, मैं आपके बारे में, आप अपने बारे में कितना जानते हो सोचते हो, उससे ज्यादा मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगा कल के पेपर में कुछ ज्यादा कठिनतम क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैंने खुद सोचा कि जब अभी एंड में हम आएंगे तो सारा ओवरऑल जितना भी वर्ड्सवर्थ के मेजर पोएम्स हैं उनको रिवाइज कराएंगे, उनको प्रैक्टिस कराएंगे, उन पे क्वेश्चंस कराएंगे। हम खुद सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा। और इसके अलावा और भी अगर जो कुछ चीजें कभी कठिन हो गई तो उनको आसान तरीके से दोबारा कैसे आपको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये मेरा काम है सोचना ना। कहते हैं जब आपने हम पे भरोसा कर लिया तो फिर कर लिया, पूरी तरह से करिए, ब्लाइंड हो जाइए और सिर्फ आप वो काम करिए जो बोला जा रहा है। अपना दिमाग मत लगाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि हम आपके भले के लिए आपकी तरफ से सोचने का काम हम खुद कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ एक ही है, वो है पढ़ाई करना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इन व्हाट ईयर वाज द स्कोर नॉट द सोनेट रिटन एंड पब्लिश। बताइए, स्कोर नॉट द सोनेट है, ये किस ईयर में लिखा और पब्लिश किया गया था। तो बहुत अच्छा, 1827। 1827। देखिए ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, जब ये एग्जाम में आएंगे ना तो बड़े बड़ों की नींव हिल जाएगी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप लिरिकल बैलेड और पोएट्स इन 2 वॉल्यूम के लिए ही लोग तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि जो आपकी बुक है वहां भी नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू जे लॉन्ग एडवर्ड अल्बर्ट में भी इनकी डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पोएटिक फॉर्म डज दिस पोएम फॉलो, ये किस पोएटिक फॉर्म को ये पोएम फॉलो करता है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू पोएम हु यूज द सोनेट एज अ की। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ही अनलॉक्ड हिज हार्ट थ्रू दिस की। तो किसने किया, वो है शेक्सपियर साहब, ठीक है। व्हाट ऑब्जेक्ट दैट द सोनेट बिकम इन द हैंड्स ऑफ जॉन मिल्टन। जब जॉन मिल्टन के हाथ में सोनेट आता है तो क्या बन जाता है, ये उनके हाथ में आते ही ये तुरही बन जाता है, ट्रम्पेट। वो उसको बहुत बड़े लेवल पे बजाने लगते हैं, यानी इसके द्वारा वो बहुत दूर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रम्पेट विल बी द राइट आंसर। यही 4 क्वेश्चन सबसे मेजर क्वेश्चन है, आप खुद समझ लो, ठीक है। फिर आगे अभी हमने और आपको मौका दिया, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोएम की ओर चलते हैं, सितंबर 1819। अब देखो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ ही सीरियस बंदे होंगे। अगर मैं कहूं कि अभी कैमरा खोल के मुझे अपना पेज दिखाओ, देखते हैं कितने लोग के पास दम है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉपी में नंबरिंग 1 से 100 तक का रखी है, अब उनको केवल टिक करना है। देखते हैं कितने लोग हैं, अगर हो तो मुझे कैमरा खोल के अभी दिखाएं। कुछ ऐसे लोग हैं, क्या मैं मान के चलूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉपी में जो है ऐसा कर रखा है, नहीं कर रखा है। रोज बोल रहा हूं लेकिन नहीं कर रहे हैं आप। ये पता नहीं क्या बीमारी है कि गुरुजी चाहे बोलते रहें, नहीं करना है हमें तो नहीं करना है। केवल आप यहाँ पे चले आते हैं। अभी क्या दिक्कत है, आपको आधे 40 मिनट का समय आज आपको मिल गया क्लास स्टार्ट होने से पहले। आप 1 से लेके 100 तक नंबरिंग नहीं कर सकते, 2 मिनट लगेगा। और एक बार में आप 1 से 25 तक की नंबरिंग कर दो और उसके बाद से आप उसके आगे केवल टिक ही करना, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं करते हैं आप, क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली आप क्लास के बाद आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप अंदाजे पे बताते हैं मेरे 3 गलत हो गए, 4 गलत हो गए, कोई ये नहीं बता पाता है कि एग्जैक्टली सही कितने हुए, क्योंकि आप अंदाजे पे बता रहे हैं मेरा 2-4 गलत हो गया होगा, ऐसे बस बता रहे हो। एग्जैक्ट बताइए ना उसमें से देख के कि आपने जितना टिक किया, कितना सही टिक किया, कितना गलत टिक किया है, ठीक है। तो बनाइए ताकि आप उसे देख पाइए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मीटर यूज्ड इन सितंबर 1819, ठीक है। प्राइमरी मीटर बताइए, सितंबर 1819 जो पोएम है उसमें मीटर कौन सा यूज किया गया है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज वर्ड्सवर्थ एल्यूड टू व्हेन डिस्क्राइबिंग हिज लाइफ एज येलो लीफ। बताइए शेक्सपियर के किस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पोएम में शेक्सपियर के किसी कैरेक्टर को जो है एल्यूड किया गया है जब येलो लीफ की बात करते हैं, वो कौन है कैरेक्टर।
तो अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, एग्जाम में आ गया तो टुनटुन साहब ने पढ़ा ही नहीं, आ जाएगा तो कैसे करोगे। तो है मैकबेथ। इन द पोयम विच पोएट्स नोट रिप्रेजेंट्स पोएट्री एज अ वेपन अगेंस्ट टायरनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक मिनट बताएंगे आप में से, चूंकि कुछ लोग जीआईसी के भी हैं तो मैं चाहता हूं जीआईसी वाले ग्रुप में मैसेज डाल दें। क्या मैंने जीआईसी ग्रुप में मैसेज पढ़ा हुआ है, 1 बजे का टाइमिंग उसमें डाल दें कि 1 बजे क्लास स्टार्ट होगी जीआईसी की। इज देयर एनी मैसेज इन जीआईसी ग्रुप? जल्दी से थोड़ा डाल दें अंजलि जी, जीआईसी ग्रुप में मैसेज डालिए। ओके सर। चलिए चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इन द पोएम विच ग्रीक पोएट्स नोट रिप्रेजेंट पोएट्री एज अ वेपन अगेंस्ट टायरनी। बहुत अच्छा है, पोएट्री को एज अ वेपन अगेंस्ट टायरनी किस ग्रीक पोएट ने बोला है, तो बताइए। वो हैं आपके एल्काइयस। ठीक है, पढ़ेंगे तो कर पाएंगे आप। पोएम को पढ़िए, वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि व्हाट डज द एलोपियन लूट ऑफ लेस्बियन मेड रिप्रेजेंट इन दिस वर्क। एलोपियन लूट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए। बहुत अच्छा, इंटेंस। ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव एंड पैशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जानबूझ के कैरेक्टर, अब की बार सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लिया है। सी ड्वेल्ट एमंग द अनटोल्डन वेज, आप सभी को पता है ये लूसी पोएम है। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ स्टेइंग व्हेन ही कंपोज्ड हिज लूसी पोएम। लूसी पोएम जब इन्होंने लिखा था, पिछली बार भी एक क्वेश्चन हमने पूछा था, तब लूसी ग्रे था, अभी सिर्फ लूसी पोएम है। तो लूसी पोएम के लिए गोसलर इतनी बार बता चुका हूं, ये गलत कैसे आप कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी नहीं पढ़ रही हैं, हाँ, तो इसमें गोसलर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी लूसी पोएम की बात होगी गोसलर। ठीक है, अच्छा ऑडिबल नहीं है, मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोग को? एम ए नॉट ऑडिबल? हाँ, आवाज गायब है? नहीं, सब लोग बताएं, आवाज तो मेरी सही जा रही है। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इश्यू इन द वॉइस। बाकी लिखा भी है, आप लोग को सबको रीड करना आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियर विच स्पेसिफिक लोकेशन डिड लूसी लिव। लूसी जो है किस स्पेसिफिक लोकेशन पे रह रही थी, अगर आप पोएम को पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग्स ऑफ डोव। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। टू विच टू नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पोएम की लाइन को आप पढ़ेंगे तो लूसी को 2 नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ तुलना किया गया है सेकेंड स्टैंजा में। ठीक है, तो ये बड़ी फेमस लाइंस हैं, वायलेट एंड स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच कलेक्शन वाज दिस पोएम फर्स्ट पब्लिश इन 1800। बताइए किस कलेक्शन में ये दोनों पोएम, जो ये पोएम पब्लिश हुआ था 1800 में, तो ये भी बहुत आसानी से आप बता देंगे। लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन में ये आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे पोएम की ओर चलते हैं। बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं ना भाई, देख लो सारी मेजर चीजें हम कर रहे हैं। अगला पोएम है सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। दिस पोएम इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ ट्रिब्यूट टू विच पर्सन इन वर्ड्सवर्थ लाइफ। बताइए ये वास्तव में किसको ट्रिब्यूट की तरह यूज किया गया है, इस पोएम को किसके लिए यूज किया गया है, तो ये उसकी वाइफ के लिए, मैरी हचिंगसन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द 3 स्टैंजाज इन द पोएम। जो 3 स्टैंजाज आपको पोएम में मिलते हैं उनकी राइमिंग स्कीम क्या है, बताइए। तो ये राइमिंग स्कीम है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई। ठीक है, कपलेट्स में आए हैं बिल्कुल। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में व्हाट 2 सेलेस्टियल या टाइम बेस्ड इमेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हर आईज एंड एयर।
गाना सुने ना, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, हैं। तो एक मूवी है जिसमें जो है अजय देवगन तारीफ करता है आंखों और जुल्फों की, तो वही यहाँ पे भी है भाई, वर्ड्सवर्थ साहब तारीफ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेलेस्टियल इमेजेस से जो है तुलना करते हैं। तो बताइए किन दो चीजों से तुलना की गई है? ट्विलाइट स्टार एंड डस्की, ठीक है, डस्की हेयर, यस। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लाइन्स टोटल आर, बताइए इस पर्टिकुलर पोएम में टोटल लाइन्स कितनी है? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? तो 3 स्टैंजा है, हर लाइन में 10 लाइन है, तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 30 लाइन। बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं, अब सिमोन ली की ओर चलते हैं, ठीक है, सिमोन ली। चलिए, वेयर डज द ओल्ड मैन सिमोन ली लिव, बताइए ये जो सिमोन ली है ओल्ड मैन, ये कहाँ रहता था, कहाँ रहता है? तो स्वीट सायर ऑफ कार्डिगम, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। What was Simon Lee's farmer profession before he became old and frail? बताइए जब ये ओल्ड एंड फ्राइल हो गया, कमजोर हो गया, तो उसके पहले का इसका क्या प्रोफेशन था? तो ही वाज अ हंट्समैन, ही वाज अ हंट्समैन। हु इज सिमोन लीज वाइफ, सिमोन ली के वाइफ का नाम क्या है? अब देखो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। इसकी वाइफ का नाम भी रूथ है। इन विच कलेक्शन डिड सिमोन ली फर्स्ट अपीयर, सबसे पहली बार सिमोन ली किस कलेक्शन में आया था? बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी बताएं, फास्ट। सिमोन ली सबसे पहले किस कलेक्शन में आया था? तो इट पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड 1798। आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग एट द फीस्ट ऑफ ब्राउघम कैसल, चलिए यहां देखते हैं ब्राउघम कैसल में सॉन्ग जो हो रहा है, जो फीस्ट है उसमें सॉन्ग हो रहा है, उसमें क्या चीजें हैं? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि हु इज द मेन हिस्टोरिक फिगर सेलिब्रेटेड इन दिस पोएम, जिसको शेफर्ड लॉर्ड बोला गया, ये कौन है जो इस पोएम में सेलिब्रेट किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो ये हैं क्लिफोर्ड, हेनरी डी क्लिफोर्ड, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इन द पोएम सिंग्स द हिस्ट्री ऑफ क्लिफोर्ड फैमिली, बताइए कौन सा कैरेक्टर इस पोएम में जो है वो हिस्ट्री ऑफ क्लिफोर्ड फैमिली बताता है? बताइए कौन बता रहा है? तो अ ट्रेडिशनल मिस्ट्रेल, मिस्ट्रेल का मतलब वही गवैया होता है, तो वो बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स डिड लॉर्ड क्लिफोर्ड लिव इन हाइडिंग एज अ हम्बल शेफर्ड, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किताब खोल के बता रहे हैं, क्योंकि तुरंत एक पोएम के बाद दूसरा पोएम चल रहा है, आपको बस एक पेज पर रखना है, किताब नहीं खोलना है, पक्का? नोट्स कोई खोल के तो नहीं बता रहा है? अच्छा, तो आप लोग की ईमानदारी पे भरोसा कर लिया जाए। चलो भाई, हाउ मेनी ईयर्स डिड लॉर्ड क्लिफोर्ड लिव इन हाइडिंग एज अ हम्बल शेफर्ड, बताइए एज अ हम्बल शेफर्ड जो है ये छुप छुप के रह रहे थे कितने सालों तक? तो 24 ईयर्स। ठीक है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कि 100 क्वेश्चन में नाम लेंगे तो बहुत टाइम नाम लेने में बर्बाद हो जाएगा। द ब्लेंडिंग ऑफ विच टू सिंबल सिग्निफाइज द एंड ऑफ वार्स ऑफ द रोजेज, बताइए। तो ये तो बहुत आसान है, वार ऑफ द रोजेज तो आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इस पोयम में जिक्र आया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पोयम है जिसमें वार ऑफ द रोजेज का जिक्र आया है, 4 ऑप्शन दे दे, तो ये तो हमारे ही कैंडिडेट बता पाएंगे। रेड रोज एंड व्हाइट रोज। अब ये भी आपके एग्जाम में मतलब आप शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले पढ़ते हैं तो वहां पे आता है, तो आप लोग को रेड रोड, उसमें भी अगर आपको बताना हो कि जो वार ऑफ द रोजेस है वो किन 2 हाउसेस के बीच में हुई है, तो वो आपको ध्यान देना है। और उसके लिए एक टेक्निक है, मैंने बताया था, लंका जलकर राख हो गई, तो जो लैंकास्टर हैं वो, ठीक है, लाल हो गई का मतलब रेड, तो लैंकास्टर जो है वो रेड रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाउस ऑफ लैंकास्टर। बस यही ध्यान रखना है, एक से ही ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर थॉट द रिवर डडेन,
द रिवर डडेन जो है आप सभी को पता है सोनेट सीरीज है, उसका एक पहला पोयम है शायद ये। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आफ्टर थॉट सर्व्स एज द कंक्लूजन टू विच सोनेट सीक्वेंस। बताइए आफ्टर थॉट जो है किस सोनेट सीक्वेंस का जो है एक पोयम है। तो सिंपल सी बात है, ये रिवर डडेन का जो है सोनेट सीक्वेंस में आता है। अब मुझे कोई बता सकता है जो सोनेट सीक्वेंस रिवर डडेन है ये आया था किस साल में? कैन एनीवन टेल? अगर ये बता दें तो बड़ी बात होगी। चलो सोचिए, बताइए नकल किए बिना। हम्म बहुत सही, 1820 में वास्तव में आया था ये, 1820। ठीक है। हाउ डज द पोएट एड्रेस द रिवर डडेन इन द पोएम? रिवर डडेन को यहाँ पे पोएट कैसे एड्रेस करता है बताइए। बहुत अच्छा, एज अ पार्टनर या गाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच फेमस फिलोसफिकल लाइन अपीयर्स इन दिस सोनेट? इस सोनेट में फिलोसफिकल लाइन कौन सी है फेमस? बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए आया है। द फार्म रिमेन्स द फंक्शन नेवर डाइज। क्या बात है, ये तो शेक्सपियर साहब को मानना, वर्ड्सवर्थ साहब को मानना पड़ेगा भाई। कुछ ऐसी ऐसी लाइन दे दिए हैं। अब ये लाइन देखो कितना अपने आप में है। फार्म रिमेन्स द फंक्शन नेवर डाइज। फंक्शन कभी भी बेकार नहीं होता। आप देखो, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं ना, कहते हैं सर तैयारी का क्या फायदा हुआ, मेरा किसी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप लोग को मैंने LT ग्रेड में एक मेरी स्टूडेंट है जो कभी तैयारी करती थी, मैंने उससे मिलवाया भी था आप लोग को। वो लड़की इतना रो रही थी जब उसका UP PGT में नहीं हुआ था, GIC में भी नहीं हुआ, खूब रो रही थी, और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो उस लड़की से आप सीख सकते हैं कि कैसे जो है अगर उसने जो फंक्शन किया, जो काम किया, वो कभी बेकार नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा जो है कभी ना कभी रिजल्ट जरूर देगा, इस बात को ध्यान दें। तो वही है। नेहा तो मान लो बहुत टैलेंटेड थी, मैं पूजा की बात कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर ह्यूमन बीइंग्स टू एम्फसाइज देयर फ्लीटिंग नेचर? तो बताइए स्पीकर जो है ह्यूमन बीइंग को किससे कंपेयर करता है ताकि आप ये ह्यूमन बीइंग के फ्लीटिंग नेचर को दिखा सके। ठीक है, तो बताइए शैडो, कौन सी ऐसी चीज है नेचर में जो फ्लीटिंग नेचर की है, कभी छोटी कभी बड़ी है, होती रहती है। तो वह है शैडो। शैडो। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। स्प्लेंडर इन द ग्लास। ठीक है, स्प्लेंडर इन द ग्रास। अब यहां आ जाइए। ठीक है, स्प्लेंडर इन द ग्रास इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच लार्जर वर्ड्सवर्थ पोएम? बताइए ये जो है वास्तव में वर्ड्सवर्थ के किसी बड़े पोएम से लिया गया है। तो अब आप लोग जानबूझ के, मैंने कुछ लाइंस मुझे लगा कि ये कहीं पे बेहतर हो सकता है तो उसे उस पोएम से निकाल दिया। तो अब शायद आप भूलोगे नहीं, ये ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी से लाइन ली गई है, और ये किसी बड़े राइटर के बुक में दिया हुआ था। सोच लो। तो हमने ले लिया कि नहीं, ऐसे भी बच्चों को बड़ी पोएम, अच्छी पोएम तो इस तरह से भी पढ़े। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट स्पेसिफिक गेन इज प्रोवाइडेड बाय पासिंग ऑफ ईयर्स? तो जो पासिंग ऑफ ईयर्स है उससे क्या स्पेसिफिक गेन प्राप्त होता है बताइए। तो इससे आपको मिलता है द ग्रास एंड फ्लावर। जल्दी से आप लोग बताइए क्या जवाब होगा। फिलोसफिकल माइंड। यस, इसका जवाब होगा द फिलोसफिकल माइंड। ठीक है, समय बीतता है हम और फिलोसफिकल होते जाते हैं। व्हाट इमेजरी इज यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर द पीक ऑफ यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी? बताइए फॉर द पीक ऑफ यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी के लिए आपको इस पोयम में किस इमेजरी का, किस मेटाफर का यूज करता हुआ दिखाई दिया गया है? तो वो है द ग्रास एंड फ्लावर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द लॉस ऑफ यूथफुल ग्लोरी? जो यूथफुल ग्लोरी है उसका लॉस हो गया, उसके प्रति स्पीकर का क्या एटीट्यूड है? ठीक है, क्या वो रोएगा बैठ के? तो नहीं। ही चूजेज नॉट टू ग्रीव
एंड सिक्स स्ट्रेंथ इज व्हाट रिमेन्स। मतलब जो चला गया उसके लिए वो रोएगा नहीं, बल्कि वो जो बच गया है उसमें उससे कितना पावर ले सकता है उसको कोशिश करेगा वो। आगे बढ़ते हैं। स्टीम बोट्स, वियाडक्ट्स एंड रेलवेज। अब आ जाइए इसमें, फटाफट आइए और जल्दी जल्दी थोड़ा बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। डूरिंग विच टूर वर्ड्सवर्थ राइट दिस पोएम इन 1833। 1833 में किस टूर के दौरान वर्ड्सवर्थ ये पोएम लिखते हैं? तो ये टूर ऑफ स्कॉटलैंड है। विच टू पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स, ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आप पढ़े हैं तो आपको आता है, इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पोएम जितने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो बस बेसिक चीजें इसमें जो हुई है। विच टू पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स आर ब्रदर इन द सोनेट। बताइए इस सोनेट में दो पर्सोनिफाइड कैरेक्टर हैं जो ब्रदर्स की तरह यूज किए गए हैं। बहुत अच्छा, टाइम एंड स्पेस। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज नेचर व्यू दीज मेन मेड इंडस्ट्रियल इन्वेंशन इन द पोएम। जो ये इंडस्ट्रियल इन्वेंशन है इसको नेचर कैसे देखता है? तो लॉफुल ऑफ स्प्रिंग। इसको कैसे देखा जा रहा है? लॉफुल ऑफ स्प्रिंग। आगे बढ़िए। दिस सोनेट इज कंसिडर यूनिक बिकॉज इट शोज अ रेयर मोमेंट ऑफ व्हाट इन वर्ड्सवर्थ राइटिंग। वर्ड्सवर्थ के राइटिंग में ये क्या दिखाता है? एक मेजर जो है मोमेंट दिखाता है वर्ड्सवर्थ की राइटिंग में। तो इंडस्ट्रियल ऑप्टिमिज्म। अब तक इंडस्ट्रियल, जैसे आप वर्ड इज टू मच विद अस पढ़े हैं, तो उसमें वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? बुराई करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वो बुराई करते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। लेकिन इस पोएम में आप देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये बुराई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेंशन को ये लॉफुल ऑफ स्प्रिंग बताते हैं। तो इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म का यूज इन्होंने किया है। समर वेकेशन में आ जाते हैं। प्रील्यूड के बुक 4 से लिया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट ड्यूरिंग द पोएट्स रिटर्न टू विच लोकेशन। बताइए पोएट इस पर्टिकुलर पोएम में किस पर्टिकुलर जगह पर रिटर्न करता है? तो हैक स्ट्रीट, हॉक स्ट्रीट। ये क्या है हॉक स्ट्रीट? ये वो जगह है जहाँ पे इनका स्कूल है, जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है। ठीक है। What activity was the poet engaged in night before his spiritual awakening? अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले पोएट जो है किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? कोई बता सकता है? तो उसके पहले मस्ती का चल रही थी, डांसिंग, गेटी एंड मर्थ, मौज मस्ती करने पे विश्वास कर रहा था उसके पहले, जब तक उसको समझ नहीं हुआ कि हमें जीवन में करना क्या है। आफ्टर हिज मॉर्निंग एपिफेनी, मॉर्निंग में उसे एपिफेनी होता है, यानी ये अंदाज लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। व्हाट डज द पोएट रियलाइज ही हैज बिकम, और जब उसकी एपिफेनी हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो उसको क्या महसूस होता है कि वो क्या बन गया है? तो उसको ये पता चलता है कि आई एम अ डेडिकेटेड स्पिरिट। बहुत ही बेहतरीन पोर्शन है ये पोएम का, समझ लो। विच नेचुरल, आप जितने भी बाबा लोग की बात करते हैं, चाहे सदगुरु बोलिए, चाहे जितने बड़े बड़े, उनको एक दिन ऐसा उनके जीवन में जरूर आया जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। चाहे आप गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस दिन क्या होता है ना कि आप अपने आप एक अलग आत्मा बन जाते, एक अलग स्पिरिट बन जाते, फिर उसके बाद आप दुनिया और संसार की खोज में या उसके भले के लिए निकल पड़ते हैं। Which natural feature is personified as language as a distance, at a distance in the morning light? बताइए कौन से नेचुरल फीचर को पर्सोनिफाइड किया गया है जो लाफ कर रहा है कि डिस्टेंस पे, मॉर्निंग लाइट पे? वो कौन है? तो वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पोएम है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं और वो मेजर चीजें आ सकती हैं जो मैंने आप ली है यहाँ पे। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम? तो सिंपल सी बात है, इस स्पीकर की जो पोएम की जो स्पीकर है, ग्रीविंग मदर नेम्ड मार्गरेट, एक मदर है जो रो रही है। हाउ मेनी ईयर्स हैव पास सिंस मार्गरेट सन डिसअपीयर्ड? मार्गरेट रो रही है अपने बेटे के गम में, इसका बेटा छोड़ के चला गया है, काफी सालों से डिसअपीयर है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। कितने सालों से? तो 7 सालों। सब ये सब अच्छे क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे कर ही नहीं पाओगे। व्हाट ट्रू स्टोरी इज द पोएम बेस्ड ऑन? बताइए कौन सी ट्रू स्टोरी है जिसपे पोएम बेस्ड है?
तो एकदम सही स्टोरी है ये। अ विडो है एक पेनरिथ में हुज सन वेंट टू द सी एंड नेवर रिटर्न, ये उसी की कहानी से कनेक्ट करता है। एक बार समुद्र की ओर गया फिर उधर से लौट के नहीं आया। वाई डज मार्गरेट से हर सन्स एब्सेंस वर्स देन डेड, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती है कि जो मेरा बेटा है उसकी एब्सेंस जो है, अगर वो मुझे कोई आके बता देता कि मर गया है तो ठीक रहता, वो नहीं कोई आके बता पा रहा है मर गया है, तो ये मेरे लिए ज्यादा उसका एब्सेंस जो है खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज शी लैक्स क्लोजर एंड टार्चर्ड बाय अनसर्टेनिटी, बिल्कुल उसे पता ही नहीं है ना, तो वो बार बार अनसर्टेनिटी की वजह से टार्चर में है, वो एकदम एंड पे नहीं जा सकती उसको, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका बेटा मर गया है कि जीवित है। अब आते हैं ब्रदर्स की ओर, ये भी एक कहानी टाइप का है। हु आर द टू मेन कैरेक्टर इंगेज इन डायलॉग एंड इन दिस पोएम, इस पोएम में दो कैरेक्टर्स को इंगेज किया गया है, वो किसी बात पे डायलॉग कर रहे हैं। बताइए वो कौन दो पर्सन है जो डायलॉग कर रहे हैं, तो वो है पिकार एंड स्ट्रेंजर। पिकार विकार, पृष्ठ, तो जो पृष्ठ है एंड स्ट्रेंजर है, पृष्ठ जो है एक विकार है, ठीक है, और जो स्ट्रेंजर हो लियोनार्ड है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द, ठीक है, कैलेंडर मेंशन इन द पोएम, बताइए जल्दी से आप लोग बताएंगे, फास्ट जवाब देंगे आप लोग। तो इसका जवाब होगा ट्रॉपिकल डेलिरियम। मैक्सिमम लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाई इज लियोनार्ड कंफ्यूज्ड व्हेन ही विजिट द इनरडेल चर्च यार्ड टू लुक फॉर हिज ब्रदर। बताइए जब ये अपने चर्च यार्ड में घुसता है अपने ब्रदर को देखने के लिए, तो ये क्यों कंफ्यूज है, व्हाई इज ही कंफ्यूज्ड, बताइए क्यों कंफ्यूज है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा कि द चर्च यार्ड हैज नो हेडस्टोन और एपिटैफ्स, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच प्रोमिनेंट रॉक डिड द यंगर ब्रदर जेम्स फॉल टू हिज डेथ, बताइए कौन सा प्रोमिनेंट रॉक है जहां से इनका भाई जो है वो फॉल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, फिर गिर जाता है, डेथ हो जाती है, बताइए वो कौन सा है। तो द पिलर, ठीक है। तो जो मेजर चीज है वो आपको समझ में आ गया। तो जो दो भाई हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो भाई हैं उनमें से किस कौन बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का नाम है लियोनार्ड, इन्हीं के छोटे भाई की डेथ हो गई है। और ये बात कर रहे हैं, ये चर्च आए हुए हैं अपने भाई की को देखने के लिए कि उसका भाई जो है जहाँ पे उसकी डेथ हो गई है या उसको दफनाया गया है, तो वहां पे हेड स्टोन या कोई एपिटैफ वगैरह लिखा है कि नहीं, ठीक है। भाई का नाम है लियो जेम्स, बहुत अच्छा जी। लेकिन वहां पे जब आते हैं तो इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जिससे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रीम ऑफ द अरब, ये बहुत ही फेमस बुक है, ड्रीम ऑफ द अरब वाला। टू विच फ्रेंड डिड वर्ड्सवर्थ वाइडली एट्रीब्यूट दिस ड्रीम, ये तो सभी को पता है। ये बताइए ये जो ड्रीम है इससे बताइए किस इनके फ्रेंड को जो है ये एट्रीब्यूट करते हैं, तो ये फिर वही बात है, एस टी कॉलरिज। जब भी क्वेश्चन इस तरह आएगा तो एस टी कॉलरिज है। द अरब इन द ड्रीम डिस्क्राइब एज बीइंग लाइक फेमस लिटरेरी कैरेक्टर, आप जो यहाँ पे अरब है, मतलब अरब का मतलब अरब का रहने वाला जो पर्सन है, तो उसको ड्रीम में दिखाया गया है एक फेमस लिटरेरी कैरेक्टर से उसकी तुलना की गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा फेमस लिटरेरी कैरेक्टर है, तो उसका नाम है डॉन क्विक्सोट। क्या प्रीति नागर आज की क्लास में है, चंचल जी आज की क्लास में हैं? दो लोग नहीं हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब यहां ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा डॉन क्विक्सोट। व्हाट डज द स्टोन कैरीड बाय द अरब सिंबलाइज, बताइए स्टोन जो है जो अरब लेकर जा रहा है, उसके पास अरब के पास स्टोन है, स्टोन से आप क्या समझते हैं, तो स्टोन जो है ज्योमेट्रिक ट्रूथ एंड रीजन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है जी, यस यूक्लिड। व्हाट कैटास्ट्रॉफी इज द अरब फ्लीइंग फ्रॉम इन द ड्रीम। बताइए कौन ऐसी चीज है जिससे जो है अरब यात्री जो है अपने ड्रीम में भाग रहा है। बताइए कौन सी ऐसी चीज है। तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ रहा है, ठीक है, तो बाढ़ से वो भाग रहा है। बेहतरीन, चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक आप लोग देखिए ये पढ़ के आए थे कि नहीं, ये वाली पोयम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से बताइएगा आप लोग इस पोयम को पढ़ के आए थे कि नहीं, क्योंकि ये पोयम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब पढ़ेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो चाहे जितना पढ़ा दिया जाए कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे नोट्स में तो मैंने कैरेक्टर में सारी चीजें दिया हुआ है। कैरेक्टर के रूप में जितनी भी चीजें अभी क्वेश्चन पूछी गई हैं सारी क्वेश्चन जो है आपके कैरेक्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब मुझे आप देखता हूं कौन आप लोगों में से बता पा रहा है स्टोन के अलावा ऐसा और कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आपको दिखाई पड़ता है। स्टोन के अलावा और क्या मिलता है। वो जो अरब यात्री है, अरब है, उसके पास और क्या है स्टोन के अलावा। बहुत अच्छा, ताली हो जाए। सिर्फ सोनम यादव बता पा रही हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और शेल की स्पेलिंग अब विजय लक्ष्मी ने सही बताया है, SHELL। बाकी लोग भाई लापरवाही क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सोचेंगे सर अभी हम जब तक बताएं तब तक किसी ने बता दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करिए भाई। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सकर्शन की ओर चलते हैं। द एक्सकर्शन वाज इंटेंडेड टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ विच नेवर कंप्लीटेड 3 पार्ट मास्टरपीस। देखिए वर्ड्सवर्थ साहब का प्लान था एक बहुत बड़ा पोयम जो कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से भी बहुत बड़ा हो, ऐसा उनका प्लान था। तो उस प्लान का उसको नाम उन्होंने दिया था, क्या नाम दिया था, उसका नाम दिया था इन्होंने रेक्लूस। तो रेक्लूस जो है नाम उन्होंने दिया था। इसी रेक्लूस का जो आप देखते हैं आज बहुत बड़ा पोयम मानते हैं 14 पार्ट में है, उस पोयम का नाम है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड वास्तव में रेक्लूस का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। वो क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और जो एक्सकर्शन पोयम है जो 9 पार्ट में है, इस पोयम को जो है वास्तव में उन्होंने इसका सेकेंड पार्ट बनाया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। Which character is a wise elderly peddler who acts as a natural philosopher? बताइए इसमें जो है कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि नेचुरल फिलोसफर की तरह आपको दिखाई पड़ता है, बताइए। तो ये कौन है, वांडरर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द सॉलिटरीज डी इल्यूजनमेंट एंड डिस्पोडेंसी। जो आपका सॉलिटरी है एक कैरेक्टर है, उसके डी इल्यूजनमेंट और डिस्पोडेंसी का क्या रीजन है। डिस इल्यूजनमेंट का मतलब समझते हैं, मोह भंग होना, उसका मोह भंग हो जाता है। डिस्पोडेंसी का मतलब वो निराशा हताशा में है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो आई होप सभी बता पाएंगे। ये द फेलियर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड पर्सनल फैमिली ट्रेजेडी, ठीक है, ये रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बुक 9 व्हाट सिस्टम डज वर्ड्सवर्थ कॉल फॉर द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश। बताइए क्या चाहते हैं वर्ड्सवर्थ बुक 9 में कि गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करे, किस प्रकार का सिस्टम इस्टेब्लिश करे वर्ड्सवर्थ के हिसाब से। तो सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। तो बहुत ही बेहतरीन है ये, ठीक है। अच्छी चीजें आप लोग के लिए ली गई हैं कि आपको फायदा हो। एक्सकर्शन से जो बहुत मेन चीजें हैं, बाकी आप पूरी 9 पार्ट है, बहुत अच्छे से दिया गया है। द ग्रीन लिनेट, ये पोएम पे चलते हैं। इन व्हाट स्पेसिफिक सेटिंग डज द पोएट ऑब्जर्व द ग्रीन लिनेट। बताइए किस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेटिंग में जो है पोएट ग्रीन लिनेट को देखता है। तो सिंपल सी बात है, हिज आर्चर्ड एट अ डब कॉलेज ग्रासमेयर। आगे बढ़ते हैं। द पोएट रिफर्स टू द लिनेट एज द प्रिसाइडिंग स्पिरिट ऑफ विच मंथ।
बताइए, लिनेट को इन्होंने कहा कि ये प्रेसाइडिंग स्पिरिट है किसी मंथ का, किस महीने का जो है ये प्रेसाइडिंग स्पिरिट है। चेक हो रहा है आप लोगों ने कितना पढ़ा है। जवाब देने वाले मुश्किल से 5 से 10 लोग हैं। तो किस महीने का है? मई मंथ का है। आगे बढ़ते हैं। Why does the poet call the bird a brother of leaves? बताइए, पोएट जो है बर्ड को अ ब्रदर ऑफ लीव्स क्यों बोलता है? क्योंकि इट इज ग्रीन फीचर्स प्रोवाइड परफेक्ट कैमोफ्लेज अमंग द फॉइलेज। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द बर्ड्स इन द सेली आर कीट्स पोएट्री, वर्ड्सवर्थ लिनेट इज डिस्क्राइब्ड। आप सेली एंड कीट्स के पोएट्री में देखते हैं कि उनके बर्ड्स दूसरे प्रकार से हैं। वर्ड्सवर्थ की लिनेट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है बताइए। तो वर्ड्सवर्थ की जो बर्ड है वो फिजिकल है, लोकलाइज्ड इनहैबिटेंट ऑफ हिज ओन गार्डन है। जब आप यही सेली के और कीट्स के बर्ड्स को देखेंगे तो उसे बहुत ही ज्यादा डिवाइन बताया जाएगा। वो बार बार उसे डिवाइन स्पिरिचुअल बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है अपने बर्ड को फिजिकल बताते हैं। इनको इसे फिजिकल फॉर्म में ही देख के अच्छा लगता है, इसी से ये सब कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये है। अब आगे बात करते हैं द इडियट बॉय। आ जाइए। वर्ड्सवर्थ स्टेटेड दैट ही नेवर रोट एनीथिंग विद मोर क्या देन दिस पोयम। इस पोयम को इन्होंने लिखा है, सबसे ज्यादा इस पोयम में लगा दिया है। इस पोयम को लिखते समय पोएट सबसे ज्यादा थे क्या? ग्ली। ग्ली का मतलब क्या समझते हैं? ग्ली का मतलब हैप्पीनेस। तो इस पोयम को लिखते समय पोएट क्या है? बहुत ज्यादा ग्ली महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। आगे बढ़ते हैं। वाई डज बेटी, बेटी फॉय नाम का यहाँ पे कैरेक्टर है, सेंड हर सन जॉनी, ये अपने बेटे जॉनी को भेजती है ऑन अ मिशन इनटू टाउन। टाउन में अपने बेटे को किस मिशन पे भेजती है बताइए? तो टू फेच अ डॉक्टर फॉर देयर सिक नेबर स्यूसन गेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मिल रहा है यहाँ पे। तो स्यूसन गेल इस समय क्या है? बीमार है। तो उसके लिए अपने बेटे डॉक्टर जॉनी को भेजती है कि जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट यूनिक साउंड डज जॉनी मेक विद हिज लिप्स व्हेन ही इज हैप्पी। ये जॉनी जो है, जॉनी जॉनी हैज पापा है। तो जो जॉनी है ये बताइए कौन सा यूनिक साउंड करता है जब ये बहुत ज्यादा खुश रहता है? क्या करता है? तो ये अपने लिप्स को ब्लर करता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अपने जॉय को अपने लिप्स के द्वारा जो है ना, जैसे खुशी व्यक्त करना होता है उस तरह की साउंड निकालता है अपने लिप्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज जॉनी डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ द नाइट एट द एंड ऑफ द पोएम। जो जॉनी है ये कैसे अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है ऑफ द नाइट, जो नाइट का इसका एक्सपीरियंस है पोएम के एंड में। तो बताइए कैसे करता है? तो ये ऐसे बोलता है, द कॉक्स डिड क्रो टू हु एंड द सन डिड शाइन सो कोल्ड। ठीक है, ये बात बोलता है और इसी के साथ पोयम जो है एंड हो जाती है। ये जॉनी की फाइनल लाइंस हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर। बेगर, तो ओल्ड कम्बरलैंड बेगर की ओर चलते हैं। ये पोएम आगे देखते हैं। दिस पोएम इज अ पैशनेट डिफेंस अगेंस्ट द राइज ऑफ विच सोशल इंस्टीट्यूशन। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भाई, 1 बजे से दूसरी क्लास है। थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं भाई। बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये पोएम जो है पैशनेट डिफेंस है। ठीक है, तो ये किसका डिफेंस है? ये हाउस ऑफ इंडस्ट्री या वर्क हाउसेस का जो है डिफेंस है। अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल डिटेल, आप लोग लास्ट में अपने नंबर बताएंगे। विच फिजिकल डिटेल अबाउट द बेगर लिमिट्स हिज हॉरिजन टू द अर्थ बीनीथ हिज फीट। बताइए कौन सा फिजिकल डिटेल की बात हो रही है? तो ही इज बो बेंट। आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट माइल्ड नेसेसरी डज
द बेगर प्रोवाइड टू द कम्युनिटी, बताइए बेगर जो है कम्युनिटी को क्या प्रोवाइड करता है, क्या नेसेसरी चीज है जो प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस चैरिटी एंड काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट बिलीव द बेगर शुड बी अलाउड टू डाई? पोएट क्या बिलीव करता है कि बेगर को कहाँ पे अलाउ किया जाना चाहिए मरने के लिए? कहाँ पे उसको अलाउ किया जाना चाहिए मरने के? इन द आई ऑफ द नेचर, यानी आउटडोर्स, कहीं बाहर उसकी डेथ हो। ठीक है। पावर ऑफ आर्मीज इज अ विजिबल थिंग, अगला पोएम है, यहां देखते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल सोनेट वाज इंस्पायर्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफ विच नेशन अगेंस्ट नेपोलियन? बताइए कौन सा नेशन है जो नेपोलियन के खिलाफ अपने रेसिस्टेंस को दिखाता है, बगावत करता है, विरोध करता है, उसको दिखाया गया है। तो इसमें स्पेन की बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स विजिबल मिलिट्री पावर विद व्हाट इनविजिबल फोर्स? विजिबल मिलिट्री पावर को इन्होंने किस इनविजिबल फोर्स के साथ कनेक्ट किया है इस पोएम में? तो ये है स्पिरिचुअल नेशनल रिजॉल्व ऑफ ब्रेव पीपल। आगे बढ़ते हैं। टू वॉच नेचुरल एलिमेंट इज द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी कंपेयर? स्पिरिट ऑफ लिबर्टी को किस नेचुरल एलिमेंट से कंपेयर किया गया है? तो इसका आंसर होगा द स्ट्रॉन्ग विंड, a strong wind. How does the poem describe military power in the opening line? मिलिट्री पावर को पोएम में शुरुआत की लाइंस में कैसे दिखाया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो फॉर्मल एंड सर्कमस्क्राइब्ड इन द टाइम एंड स्पेस, इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है। अब आते हैं प्रिल्यूड से, बहुत बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हालांकि पहले भी रिपीट हो चुका है, फिर भी फटाफट इसको आप लोग बता देंगे, बहुत आसान है ये तो। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल वर्ड्सवर्थ यूज्ड फॉर द पोएम? ये तो बहुत इजी है, मतलब ये रिपीट है एक तरह से। ग्रोथ ऑफ द पोएट। हु गेव द पोएम इट्स फाइनल लाइंस? प्रिल्यूड को फाइनल लाइंस किसने दिया था? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा मैरी वर्ड्सवर्थ। फाइनल टाइटल किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पोएम पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ साहब इसको कोई टाइटल देके नहीं गए थे, तो ये पोस्थुमस पब्लिकेशन था 1850 का। हाउ मेनी बुक्स आर इन द फाइनल पब्लिश 1850 वर्जन? इसके 14 बुक है। अब ध्यान रखिएगा, इसके पहले 13 बुक था, जब इसको दोबारा पोस्थुमस पब्लिकेशन हुआ तो 14 हो गया। और सबसे पहले इसमें 2 ही बुक थी जो ये पहले आई थी 1799 के आसपास, ठीक है। फिर ये 13 बुक में हो गई, फिर उसके बाद लास्ट में ये पब्लिश हुआ है आपका 14 बुक में। तो 2, 13, 15, 14। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टोलन बोट एपिसोड 1, बुक 1। तो स्टोलन जो बोट का एपिसोड है बुक 1 का, व्हाट ह्यूज एंड माइटी फार्म टेरिफाइज द यंग पोएट? बताइए कौन सा, किस चीज का ह्यूज एंड माइटी फार्म जो है पोएट को टेरिफाई करता है? तो अ ब्लैक माउंटेन पीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिमरोज ऑफ द रॉक। देखिए बस 4 क्वेश्चन है एक पोएम से। अगर आप लोग चाहें तो पोएम को ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हों और अगर आपने पोएम ना पढ़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्लास में बैठने का ऐसे तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो आप नकल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पोएम तो आपके सामने दिखेगा, है ना। तो जिन लोग पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है, वो लोग बुक को ओपन कर सकते हैं। चलिए, दिस लेटर पोएम, ये प्रिमरोज ऑफ द रॉक है, ये काफी लेट में वर्ड्सवर्थ के जीवन में आता है, 1831 में। तो सोज अ शिफ्ट इन वर्ड्सवर्थ स्टाइल, वर्ड्सवर्थ के स्टाइल में शिफ्ट को दिखाता है, ठीक है। टुवर्ड्स विच पर्सपेक्टिव? बताइए किस पर्सपेक्टिव की ओर वर्ड्सवर्थ अब इस पोएम में आपको जो है मुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो ये यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है अब ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, क्रिश्चियन बिलीफ्स को फॉलो कर रहे हैं। What does the root of the primrose symbolize in the poem? जो रूट है प्रिमरोज का, ये पोएम में क्या सिंबलाइज करता है? तो ये हिडन इंटरनल लाइफ ऑफ फेथ को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। विच स्मॉल क्रिएचर हैंग देयर लैम्प्स ऑन द रॉक टू एड मैजिकल लाइट? बताइए किस स्मॉल क्रिएचर को दिखाया गया है कि उसने अपने लैम्प्स को क्या कर दिया, हैंग कर दिया है रॉक पे,
ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे मैजिकल लाइट क्रिएट हो रही है। वो कौन है? तो है ग्लो वार्म्स। ग्लो वार्म्स आप सभी को पता है बहुत ही लाइट क्रिएट करते हैं, तो आसान है अगर आपने पढ़ा है तो। अब व्हाई डज द प्रिमरोज नॉट ड्रेड इट्स नेचुरल फ्यूनरल? बताइए, प्रिमरोज क्यों नहीं ड्रेड है, डरा हुआ क्यों नहीं, जब इसे पता है कि विंटर में इसकी जान चली जाएगी। ठीक है, एनुअल फ्यूनरल है, हर साल विंटर में इसको मर जाना है, खत्म हो जाना है, उसके बावजूद भी ये डरा हुआ क्यों नहीं है प्रिमरोज? तो ये जानता है, इट नोज दैट इट इज कनेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ रिटर्न एंड रिसरेक्शन। जब हमको पता है कि हम मरेंगे फिर हम जी जाएंगे, तो फिर क्या है, फिर क्यों ही डरना? जब हमको जीवन मरण का ज्ञान हो जाएगा तो हम नहीं डरेंगे। कितनी बेहतरीन लाइन है ये वाली लाइन, महत्वपूर्ण मैटर है ये। आगे बढ़ते हैं। द रेवरी ऑफ अ पुअर सूसन। ठीक है, वेयर इज द पोएम रेवरी ऑफ पुअर सूसन सेट? बताइए, रेवरी ऑफ पुअर सूसन की सेटिंग क्या है? तो ये लंदन की सेटिंग है, हार्ट ऑफ लंदन, वुड स्ट्रीट की सेटिंग है इसकी। आगे बढ़ते हैं, लंदन में रह रही है। व्हाट ट्रिगर सूसन सडन रेवरी और मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड? ये लंदन में रहती है, बिजी लाइफ जी रही है, और कभी ये ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, गांव में, तो अचानक हम शहर में रहते हैं तो हम गांव की चीजें हमें याद आती हैं। तो ऐसा क्या चीज ये देखती है जिसकी वजह से इसे गांव की चीज याद आ जाती है? तो द सॉन्ग ऑफ अ थ्रस इन अ केज, एक केज में एक सॉन्ग सुनती है थ्रस का, तो वहां से इसे अपनी गांव की याद आ जाती है। व्हाट डज द केजेड बर्ड सिंबलाइज इन द पोएम? ये जो केजेड बर्ड है ये पोएम में क्या सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइन करता है ये सुसैन सुसैन डिस्प्लेसमेंट एंड केजेड लाइफ इन द सिटी। ये बिल्कुल जैसे ये बर्ड जो है केज में कैसे है, जी रही है, एक तरह से बंधनों में है, उसी तरह से सुसन भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सिटी है उसके जाल में ट्रैप है, और अपने गांव से जैसे बर्ड जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड है, वैसे सुसन भी अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस्ड है। व्हाट हैपेंस टू सुसन्स विजन इन द फाइनल स्टैंजा? फाइनल स्टैंजा में सुसन के विजन को क्या होता है? जो ये सोच रही है, सपने डे ड्रीम देख रही है, वो क्या हो जाता है? तो इट फेड्स अवे एंड द रियलिटी ऑफ द स्टोनी सिटी रिटर्न्स। और फिर देखिए, ये सपने में ही आप देख सकते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसे रहेंगे, लेकिन वो फिर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है एक समय के बाद। आगे बढ़ते हैं। द र्यून्ड कॉटेज। र्यून्ड कॉटेज देखा जाए तो ये भी एक वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है, उसी का ये पार्ट है र्यून्ड कॉटेज। ये वास्तव में देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है एक्सकर्सन, उसी का पार्ट है, बुक 1 में है। हु इज द वाइस एल्डरली नरेटर हु टेल्स द स्टोरी ऑफ मार्गरेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट, स्टोरी ऑफ मार्गरेट। बताइए कौन है जो सुनाता है इसमें? तो ये पेडलर है, जो वांडरर है वही सुनाता है स्टोरी ऑफ मार्गरेट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इवेंट ड्राइव्स मार्गरेट्स हस्बैंड रॉबर्ट टू सीक्रेटली इनलिस्ट इन द आर्मी? बताइए, क्या क्या ऐसी इवेंट है जिसकी वजह से जो मार्गरेट का हस्बैंड है रॉबर्ट, वो जो है सीक्रेटली आर्मी में चला जाता है? ऐसी कौन सी इवेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अगर आप पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक प्लाइट, यस, जो ब्लाइट, जो पुअर हार्वेस्ट एंड पॉवर्टी, जो गरीबी है, गरीबी मजबूर कर देती है कि उसे जाना पड़ता है आर्मी में। व्हाट प्लांट सर्व एज द सेंट्रल सिंबल ऑफ नेचर स्लीपलेस परसिस्टेंस ओवर द र्यून? बताइए, जो नेचर का परसिस्टेंस है, ठीक है, और र्यून के खिलाफ वो कैसे दिखाई पड़ता है, किस आप प्लांट द्वारा जो है कंपेयर कर सकते हैं? तो स्पीयर ग्रास, स्पीयर ग्रास से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ये अपना काम अपनी तरीके से करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और एकदम एंड में अब हम पहुंचने वाले हैं। सिंपलन पास। सिंपलन पास जो है ये भी प्रिल्यूड के किसी बुक का है, अब आप लोग को बताना है। सिंपलन पास इज अ फेमस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ प्रिल्यूड? प्रिल्यूड के किस बुक का पार्ट है ये? अच्छा क्वेश्चन है, हु विल गिव द आंसर? तो ये प्रिल्यूड के बुक 6 का पार्ट है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, प्रिल्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो अलग अलग पोएम अलग अलग जगहों पे वो सारा हमने लिया है। विच टू फीचर्स आर, आप ऐसे प्रिल्यूड हो सकता है ना पढ़ पाए डीपर लेवल पे, लेकिन अलग अलग उसके पोएम दिए गए हैं तो आप इनको भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो विच टू फीचर्स आर पर्सोनिफाइड एज फेलो ट्रेवलर इन द पोएम? बताइए, किन दो फीचर्स को फेलो ट्रेवलर्स की तरह दिखाया गया? तो द ब्रुक एंड द रोड, इनको दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। Which oxymoron does Wordsworth use to describe waterfalls in this river wailing?
ठीक है, लैंडस्केप। बताइए क्या ऑक्सीमोरन को दिखाया गया जिससे वाटरफॉल को ये डिस्क्राइब करते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पा रहा है। बहुत आसान है। स्टेशनरी ब्लास्ट। अगर जो ब्लास्ट होगा वो स्टेशनरी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीमोरन यहाँ इन्होंने यूज किया है। द इंटायर लैंडस्केप इज सीन एज टाइप्स ऑफ सिंबल ऑफ व्हाट? पूरे लैंडस्केप को जो है टाइप्स ऑफ सिंबल्स, किसी को टाइप्स एंड सिंबल बताया गया। किस चीज का टाइप्स एंड सिंबल है? इटर्निटी का, शाश्वत रहने वाली चीज का। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल सेलेंडाइन। ये जो सेलेंडाइन है ये भी एक प्रकार का फ्लावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनलाइक अर्लियर पोएम्स अबाउट दिस फ्लावर, इसके पहले भी इस पे कई पोएम लिख चुके हैं वर्ड्सवर्थ। दिस 1804 वर्जन इज करेक्टराइज्ड बाय, इस 1804 के वर्जन में बताइए क्या करेक्टराइज्ड किया गया है इस फ्लावर के द्वारा? तो इन्होंने इसके द्वारा मेलंकली एंड फोकस ऑन फिजिकल डीके, इस पे फोकस किया है। Why is the celandine unable to close its petal against the stem in the poem? स्टाम बहुत तेजी से चल रही है, फिर भी जो है सेलेंडाइन अपने पेटल्स को क्लोज नहीं कर रही है। अगर क्लोज कर ले तो अपनी जान बचा ले। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इसकी एज बहुत ज्यादा हो गई। जब एज होगा तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इट्स टू स्टिफ इन द मेंबर्स ड्यू टू एज। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एज बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स यूथ टू प्रोडिगल एंड एज टू अ। वर्ड्सवर्थ यूथ को प्रोडिगल से कंपेयर करते हैं और एज को किससे कंपेयर करते हैं? हु विल गिव द आंसर? बताइए। तो एज को ये कंपेयर करते हैं माइजर्स पेंशनर। हाउ मेनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ राइट स्पेसिफिकली टू द सेलेंडाइन? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सेलेंडाइन पे टोटल, जैसे डेजी पे वर्ड्सवर्थ ने कई पोएम लिखा, इसी तरह सेलेंडाइन पे जो है कई पोएम लिखा। तो बताइए सेलेंडाइन पे कितने पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिख डाले हैं? तो 3 पोएम्स इन्होंने टोटल सेलेंडाइन पे लिखे हैं। तो ये आपका टोटल आपका कंप्लीट हो गया। टोटल हमने जितने भी पोएम्स थे उनसे 4 क्वेश्चंस लिए थे। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि कल मैंने आप लोग को जो है अलग से कुछ पोएम्स दिए थे, अलग से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लगभग 25-30। मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन दिए थे, कहा था कि इसको आप लोग करना। तो क्या आप लोगों ने उससे किया था? ईमानदारी से बताइए क्या किया था? 50 क्वेश्चन दिया था इंपॉर्टेंट जो पोएम्स हैं उन पे। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? किया होगा। अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अलग से आप लोग के लिए आरती की थाली वाली की व्यवस्था किया जाए, कुछ अलग से कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आप उसको करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिए या मुझे पर्सनली भेज दीजिए। जो काम जब दिया जाए उसे करिए, पहले अपना काम करिए तब आंसर देंगे। अब आधे लोग किए नहीं तो मैं क्यों आंसर दूं? बताइए। मैंने सोचा था कि हम भेज देंगे आपको। आप लोग कर क्या रहे हैं? जो काम दिया जा रहा है उसे प्लीज करिए। आपके पास जो है इस समय अगर कोई काम, देखिए आपको जो हमने डेली टारगेट दिया उसे डेली करिए। वोकैब, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स, ये तो डेली आधे आधे घंटे करने हैं। उसके बाद जो टारगेट दिया हूं वो करिए। ठीक है, अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी गलत दिशा में जा रहे हैं भाई, ये समझ लो। और आपको बार बार बता रहा हूं कि हर चीज आपको समझाना नहीं है। जैसे मैं आप सपोज करो कि ये 100 क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है। अगर इन 96 क्वेश्चन को समझाने बैठ जाऊं तब तो मुझे 4 दिन लग जाएगा। और आपको सच बताऊं तो मतलब अगर समझाने में हम इतना टाइम बर्बाद करेंगे, सब काम का है ही नहीं, तो सबको क्यों समझाऊं मैं? जहां जरूरत रहेगी समझाने की, जहां बताने की, वहां समझाऊंगा। जो केवल फैक्ट है, सीधे सीधे वहां लिखा है, आपका बस काम था उसे रीड करके आना। आप नहीं रीड करके आए तो उसको क्यों समझाएगा? ठीक है, तो उसको तो प्लीज आप रीड करें। जहां समझाने की जरूरत होगी, जो बड़े पॉइंट्स है जहां जरूरत है वहां बिल्कुल समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो प्लीज आप इस बात को ध्यान दें। 4 क्वेश्चन और करा के आज की क्लास को 100 क्वेश्चन का करके हम एंड करते हैं। ये मैंने 30 क्वेश्चन आपको एडिशनल दिया, यहाँ छोड़ देता हूँ। ये 30 आपको मैंने एडिशनल क्वेश्चन दिया है और ये 30 एडिशनल क्वेश्चन जो है आपके 4 महत्वपूर्ण पोयम जो आज के हैं उन पे रखे गए हैं। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि आप जो है आप माइनर, जैसे अभी तक एक समझ लो कि आप माइनर तरह से हाइलाइट्स देख रहे हैं। अब उसके बाद जो मेजर पोएम्स हैं उनके क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि मेजर पोएम आपसे छूटे ना। तो जैसे स्क्वायर नॉट द सोनेट एक मेजर पोएम है, इससे और भी कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि ऐड किया जाना चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट, यहाँ से भी मैंने 4 क्वेश्चन और ऐड कर दिए। द रिवरी ऑफ प्योर फ्यूजन मुझे लगा जरूरी है, यहाँ से और 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए।
सी ड्वेल्ट अमंग द अनटोल्डन वेज, और अच्छा लगा, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन और किए। प्रील्यूड से मुझे लगा कि और ऐड करना चाहिए तो और ऐड कर दिया मैंने। इसके अलावा जो है 2-3 और पोएम से थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐड कर दिए, द र्यून कॉटेज से, द कम्बरलैंड बेगर से, एंड द ब्रदर्स और स्मॉल सेलेंडाइन से, और कुछ और क्वेश्चन। तो इस तरह करके एक कंप्लीट पैकेज हम आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओवरऑल जो मेजर चीजें हैं वो बार बार आपके दिमाग से जाएं और कुछ छूटे ना। तो प्लीज आप लोग पढ़िए। आपको मैं सच बता रहा हूँ, इतना मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत एक असंभव चीज है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो। अगर आप जो है मेरे साथ नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि आपको जो टारगेट दिया जाए, देखो विजय लक्ष्मी बात वही है, अगर आप टारगेट के हिसाब से नहीं करोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, अगर टारगेट के हिसाब से करोगे तो हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जब हमने आपको कहा कि आपको एक पोयम को कितना समय देना है, 5 से 10 मिनट ही देना है, 10 मिनट मैक्सिमम देना है। तो जब आप इतना समय दोगे तो फिर आप निश्चित तौर पे जो है आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। बस इतना ही करना है। दूसरी बात यह है कि आप बहुत से प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप हमारे साथ कर रहे हैं, अगर आपने फास्ट रीडिंग करके आप आए हैं, सपोज करिए आपने एक पोएम को 5 मिनट में पढ़ा है, 5 मिनट मेरे ख्याल से बहुत है, जो भी माइनर पोएम है। आप बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, उसको हाईलाइट करिए, आगे बढ़िए, आगे हाईलाइट करिए, आगे बढ़िए। तो आपने 5-5 मिनट दिया, आपने सारे पोएम कर डाले हैं। अब जब आप हमारे साथ कर रहे हैं तो कुछ तो दिमाग में फ्लैश जा रहा होगा। अगर गलत हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सही वाला पता चल गया। लेकिन जब रीड ही करके नहीं आए हैं तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो यही मेरा आप सभी से कहना है कि प्लीज रीड करके आइए, थोड़ा तेजी से काम करिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, ठीक है। और हमारे साथ इसको करके कंप्लीट करिए, ठीक है। तो बस आज इतना ही कहना है। सभी को फिलहाल आज के लिए गुड डे। मिलते हैं आप सभी से कल अगली क्लास में, और कल के लिए टारगेट मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। कल के लिए टारगेट जो है सॉलिटरी रीपर से शुरू करते हैं, और कल जो है हम लोग ज्यादा पोएम नहीं करते हैं, ठीक है। कल हम सॉलिटरी रीपर यानी पोएम नंबर 87 से शुरू करते हैं, और कल हम पोएम नंबर 87 से लेकर और पोएम नंबर 100 तक करते हैं, टू अ क्लाउड, टू अ चाइल्ड। तो कितने पोएम हो जाएंगे? कल केवल 14 पोएम होंगे। कल केवल हम 14 पोएम कर रहे हैं, ठीक है। 14 नहीं 15 कर लो, 14×5 = 70, ठीक है। कल आप जो है 99 पोएम तक कर लीजिए। चलिए कितना 100 नंबर यानी टू अ चाइल्ड तक कर लीजिए, टू अ चाइल्ड। चलिए ठीक। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, और मिलते हैं आप सभी से। 87 to 100 आप सभी का पोएम है, 13 पोएम है। 5-5 मिनट समय दीजिए और पढ़िए, ठीक है। गुड डे टू ऑल।